हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रीय विकास क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आय और अन्य मापदंड कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं आय और अन्य मापदंड के बारे में। आय और अन्य मापदंड के आधार पर एक देश की दूसरे देश से या एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना कैसे करेंगे, हम इस वीडियो में यह देखेंगे। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि लोग सिर्फ आय को, जो बेहतर आय थी, सिर्फ उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे थे, बल्कि वह दूसरे लक्ष्य जो थे, सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार, आज़ादी, इन लक्ष्यों पर भी ध्यान दे रहे थे। तो इसी प्रकार से जब हम एक देश के बारे में सोचेंगे, ठीक, या एक क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, तब हम वहाँ पर औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी विचार करेंगे। तो ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? आइए इन्हें हम एक तालिका के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर चयनित राज्य दिए हुए हैं और जिसकी प्रति व्यक्ति आय दी हुई है। तो यहाँ पर राज्य है आपका हरियाणा, केरल, बिहार, जिसमें 2016 से 2017 के लिए प्रति व्यक्ति आय दी हुई है रुपयों में। अब हम हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देखें जो वार्षिक है। वार्षिक मतलब एक वर्ष में जितना वो कमाते हैं। तो हरियाणा में एक व्यक्ति की औसत आय जो है वह कितनी है? 1,80,174। वहीं केरल में कितनी है? 1,63,475। और बिहार में कितनी है? 34,409। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है वह क्या है? सबसे अधिक है। और सबसे कम आय जो है बिहार की है। बिहार में एक साल में व्यक्ति 34,409 रुपये ही कमा पा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? आय के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? आय के आधार पर कह सकते हैं कि हरियाणा बिहार और केरल से विकसित राज्य है। कैसा राज्य हो गया? विकसित राज्य हो गया। ठीक है। अब देखते हैं हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ और तुलनात्मक आंकड़े हम देख लें यहाँ पर कि किस आधार पर, अभी आय के आधार पर देखा था, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कुछ और तुलनात्मक आंकड़े या हम अन्य मापदंड को देख लें। तो यहाँ पर राज्य दिया हुआ है आपका हरियाणा, केरल और बिहार, जिसमें आपकी शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष के बीच की है। तो इसे हम समझ लेते हैं। तो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इस तालिका को समझने से पहले इन शब्दों को हम पहले समझ लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है, साक्षरता दर क्या होती है, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। क्या मतलब निकला इसका शिशु मृत्यु दर का? तो शिशु मृत्यु दर का है कि यदि एक साल में 1,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक साल में 1,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उन पैदा हुए बच्चे या जीवित बच्चे में से, जो जीवित हैं, पैदा हुए हैं, वो जीवित हैं, उन जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है और 1 साल तक के होने से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात है, मतलब कितने बच्चे उस साल मर जा रहे हैं, है ना, और कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर। इसे फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चे, मतलब एक साल में 1,000 बच्चे ने जन्म लिया,
तो उनमें से एक वर्ष भी पूरी नहीं कर पाए और एक वर्ष पूरा करने के पहले अगर वो बच्चे क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उसे क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर। अब देखिए साक्षरता दर क्या है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, 7 वर्ष से लेके और उससे अधिक आयु के जो लोग होंगे, तो जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, साक्षर होते हैं, उन जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाएगा। निवल उपस्थिति अनुपात, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के 7%। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के जो स्कूल जाने वाले कुल बच्चे हैं, उस आयु वर्ग के बच्चों के 7% क्या कहलाएगा, निवल उपस्थिति अनुपात। अब हम तालिका को समझ लेते हैं कि तालिका क्या कह रही है। अब देखिए हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है, 30। क्या मतलब निकला इसका कि मतलब हरियाणा में सन 2017 में 1000 शिशुओं ने जन्म लिया। कितने शिशु ने जन्म लिया, 1000, जिसमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, 30 बच्चों की मृत्यु हो गई। वहीं पर केरल में देख लीजिए, 1000 पर कितने की मृत्यु हो रही है, 10 बच्चों की मृत्यु हो रही है, 10 शिशुओं की मृत्यु हो रही है। बिहार में कितने बच्चों की हो रही है, वहाँ पर 35 बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो इस तरीके से शिशु मृत्यु दर क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बिहार में, और सबसे कम कहाँ पर है, केरल में। केरल में 1000 शिशु पर 10 शिशु की ही मृत्यु हो रही है। तो शिशु मृत्यु दर के हिसाब से केरल कैसा है, विकसित राज्य है। अब यहाँ देख लीजिए साक्षरता दर प्रतिशत में जो दी हुई है। हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है, 82%, केरल में 94% और बिहार में 62%। ठीक, तो इस तरीके से केरल में 94% जो है, तो वो सबसे अधिक साक्षरता दर को दर्शा रहा है। अब निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात में देख लीजिए जो 14 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है। तो हरियाणा में जो उपस्थिति है वो कितनी है, 61, केरल में कितनी है, 83 और बिहार में कितनी है, 43। तो सबसे अधिक है ना उपस्थिति कहाँ पर हो रही है, केरल में। कहाँ पर हो रही है, केरल में, और सबसे कम बिहार में। तो आपको यह तालिका क्या बता रही है, ये तालिका बता रही है कि केरल में जो है 1000 जीवित बच्चों में 10 बच्चों की मृत्यु हो रही है। ठीक, हरियाणा में 30 बच्चों की मृत्यु हो रही है और बिहार में 35 बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो शिशु मृत्यु दर का अगर मापदंड लिया जाए तो केरल एक विकसित देश है। और फिर दूसरे नंबर पर आपका हरियाणा और उसके बाद आपका बिहार का नंबर लगेगा। अभी आपने क्या देखा था, जब आय की बात आई थी तो आय में सबसे अधिक आय किसकी थी, हरियाणा की थी, और केरल की आय कैसी थी, हरियाणा से कम थी। लेकिन जब शिशु मृत्यु दर की बात आई तो केरल कैसा है, विकसित है ना। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब यह निकला कि केरल में जो सुविधाएं हैं, है ना, वो कैसी हैं, अधिक हैं। और साक्षरता दर कैसी है, 94%, वो भी अधिक है। उस हिसाब से भी केरल कैसा हो गया, विकसित हो गया। और यदि निवल उपस्थिति देखी जाए तो वहाँ पर भी केरल की उपस्थिति अधिक है। ठीक, तो अब बिहार में क्या हो रहा है, सिर्फ 43 बच्चे हैं आपकी उम्र के जो बच्चे हैं। ठीक है, तो बिहार में क्या हो रहा है, आपकी उम्र के बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। कक्षा 8वीं के बाद बच्चे स्कूल से गायब हो गए। ठीक, जो उनको आपके साथ पढ़ना था ये था, वो बच्चे कहाँ पर हैं, वहाँ स्कूल में उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल में औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है। इसका मतलब यह हुआ कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता
जिनकी हमको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। आपने देखा था पहली तालिका में क्या था, हरियाणा की वेतन कैसी थी, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कैसी थी, केरल से अधिक थी। लेकिन जब हम अन्य मापदंड को देखते हैं तो अन्य मापदंड के हिसाब से केरल कैसा है, हरियाणा से बहुत आगे है। उदाहरण के लिए आपका पैसा आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट के दवाएं आपको नहीं दिला सकता। आपका पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय उससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। यदि आप सोचें कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप उस पैसे से क्या प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। बिना मिलावट की कोई भी दवा या कोई भी वस्तु या कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते, है ना। कब तक नहीं खरीद सकते? जब तक कि आप या तो उस समुदाय में जाके रहने लगें जहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, है ना। क्योंकि पैसा से आप संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बच सकते। अब ये वर्तमान की बात ही ले लेते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी बीमारी जो आई हुई है, लोगों के पास पैसा भी है, फिर भी उस पैसे के कारण कि लोग वो सोचे कि पैसा है हम कोरोना से बच जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं हुआ है। ठीक, तो ये संभव कब होगा? जब आपका पूरा समुदाय उससे बचाव के लिए कदम उठाता है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा, सबसे सस्ता तरीका यह होता है कि वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। अगर आपके गांव में आपके अतिरिक्त कोई पढ़ना नहीं चाहता तो क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से दूसरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इस कारण सरकार ने आपके लिए स्कूल खोले हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कह रहा है कि जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। ठीक, यदि आपके गांव में आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पूरे गांव में कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो क्या एक बच्चे के लिए स्कूल खोला जाएगा? नहीं खोला जाएगा। फिर आप कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो यदि आपके माता पिता कहीं दूर दराज आपको पढ़ने के लिए भेज दें तो तब बात अलग है कि हाँ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि आपके पूरे गांव में कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो स्कूल ही नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो मतलब आप क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि दूसरे बच्चे भी पढ़ना चाहते थे और इस कारण से ही सरकार ने स्कूल खोले हैं कि बच्चे आगे पढ़ेंगे। अभी हमने एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना की, अब हम एक देश से दूसरे देश की तुलना कर लेते हैं। आइए एक तालिका द्वारा इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक देश दूसरे देश से तुलनात्मक अंतर रख रहा है, विकसित है या फिर अविकसित है। तो यहाँ पर देश दिए हुए हैं, श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। ठीक, सकल राष्ट्रीय आय दी हुई है। सकल राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में दी गई है। जन्म के समय संभावित आयु क्या है? विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक क्या है? और विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक क्या है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका में सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति की बात की जाए तो 11,326 रुपये है और वहीं भारत की कितनी है? 6,353 रुपये। म्यांमार में 5,567, पाकिस्तान में 5,331, नेपाल में 2,471 और बांग्लादेश में 3,677। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर भारत और श्रीलंका की तुलना की जाए तो श्रीलंका हमसे बहुत आगे है। जन्म के समय की बात कर ली जाए कि जन्म के समय संभावित आयु कितनी है तो श्रीलंका में कितनी है? 75.5 और भारत में कितनी है? 68.8। तो आप यहाँ देखेंगे कि 75.5, 68.8, 66.7, 66.6, 70.6 और 72.6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेपाल और बांग्लादेश
कि जन्म की जो समय संभावित आयु है वो हमारे देश से भी कहीं अधिक है। विद्यालयीन औसत आयु देख ली जाए तो औसत आयु 25 वर्ष से अधिक, तो यहाँ पर 10.9, भारत में 6.4 है। श्रीलंका अभी भी हमसे आगे है। और विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक देखा जाए तो श्रीलंका का नंबर कहाँ पर आता है? 76वें। जो एक लिस्ट तैयार की गई है मानव विकास के सूचकांक के द्वारा, तो उसमें 76 या 76 नंबर पर श्रीलंका आता है और हमारा नंबर कहाँ पर आता है? 130 नंबर पर। कहाँ पर आता है? 130 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि श्रीलंका हमसे बहुत ही आगे है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है? मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। अभी आपने जो तालिका देखी है तो उस तालिका में आपने क्या देखा कि हमसे छोटा सा देश श्रीलंका क्या है? हर विषय में भारत से आगे है। और हमारे जैसे बड़ा देश है ना, वह क्या हो रहा है? 130 नंबर पर है। किस नंबर पर है? 130 नंबर पर है। यदि हम नेपाल और बांग्लादेश की बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जो आय है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वह कम जरूर है, भारत की तुलना में कम है। फिर भी भारत से आयु के हिसाब की जब बात की जाए तो नेपाल और बांग्लादेश हमारे भारत देश के जन्म के समय की आयु से बहुत आगे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से हम तुलना करते हैं कि श्रीलंका हमसे बहुत आगे है और आयु की बात की जाए तो नेपाल और बांग्लादेश हमसे आगे हैं। ठीक, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट में क्या किया गया है कि बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं और मानव के विकास से पहले लोगों का स्वास्थ्य और उनके कल्याण को सबसे अधिक जरूरी बताया गया है। तो इस तरीके से आपका आय और अन्य मापदंड यहीं पर समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विकास की धारणीयता क्या है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।